नमस्कार। मैं हूं नवीन चौधरी। आप देख रहे हैं एग्जाम नगर। आजकल शिक्षण प्रदान करने का और शिक्षा ग्रहण करने का तरीका रातों रात बदल चुका है। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। अभी इसी वक्त अपग्रेड कीजिए, एग्जाम नगर के साथ जुड़िए और अपने साथियों को अवश्य जोड़िए। जुड़े रहें एग्जाम नगर के साथ, आपका डिजिटल साथी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्जाम नगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। आपके साथ आज दोबारा एक बार रूबरू होने का मौका मिला है। इससे पहले हम मानव पाचन तंत्र पढ़ रहे थे और मानव पाचन तंत्र में हमने शुरुआत से पढ़ा है पूरा पाचन तंत्र को। अमाशय पढ़ा, उसकी छोटी आंत पढ़ी, बड़ी आंत पढ़ी, अग्नाशय पढ़ा, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर था उसे हमने समझा है, उसकी कार्य प्रणाली क्या उसे समझा है। अब इसी के बीच आज हमारा जो उसका अंतिम टॉपिक है वो रहा है, वो है लीवर, यानी कि जिसे हिंदी में यकृत कहा जाता है। आइए देखते हैं यकृत, और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है लीवर। इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें इसकी जो इमेज है उसे अपने दिमाग के अंदर सेट करना है, क्योंकि इमेज जब आपके दिमाग में सेट होगी तभी आप अच्छी तरीके से उसे हमेशा के लिए याद रख पाएंगे, हमेशा के लिए वो आपके दिमाग में रहेगी। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो इमेज को जल्दी कैप्चर करता है। तो कोई भी इमेज को आप देख लो, वो इमेज बहुत जल्दी याद होती है। डेटा जो होता है वो बहुत कम याद होता है और इमेज बहुत जल्दी याद होती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को अगर साइंस में आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में उसकी इमेज क्रिएट करनी है, और जब इमेज क्रिएट होगी तो उसके बाद आप बहुत आसानी से उसे हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। आपको कभी दोबारा उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारी बॉडी में आपका जो लीवर है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, इसे समझिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो दिखता कैसा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये दिखता कैसा है। तो सबसे पहली बात है ये जो है आपको यहां जब आप देखेंगे तो ये आपका लीवर है, ठीक है। इस लीवर को आपको यहां से समझना है। ये वाला जो मैं यहां पे इसको मार्किंग कर रहा हूं, ये है हमारे शरीर में लीवर की संरचना। इसे आपको ध्यान से देखना है, लीवर की स्ट्रक्चर है। अब देखिए इस लीवर की वास्तविक लोकेशन क्या है, इस चीज को समझिए एक बार। इसकी जब आप लोकेशन को समझेंगे तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसकी लोकेशन क्या है। देखिए हमारे शरीर में ये दोनों तरफ के फेफड़े हैं, ठीक है। इन फेफड़ों के जस्ट नीचे एक तंतुनुमा पट होता है जिसे मेडिकल की भाषा में या विज्ञान की भाषा में डायफ्राम के नाम से जाना जाता है। डायफ्राम, तो ये होता है एक डायफ्राम जो क्या करता है कि हम जो भी सांस लेते हैं, जो गैसें हमारे शरीर में श्वास के समय प्रवेश करती हैं, उनको स्टोरेज करने का काम करता है। मैं आपको जब ये हमारा जब मानव श्वसन तंत्र आएगा तो उसमें मैं आपको ढंग से समझाऊंगा कि ये जो फेफड़े जो हैं ये गैस को स्टोरेज करते हैं या आपका डायफ्राम स्टोरेज करता है। देखिए बड़ा रोचक पहलू है कि फेफड़े जो होते हैं जब हम सांस लेते हैं तो गैसें अंदर आती हैं, उनको हमारे फेफड़े स्टोर करके नहीं रखते हैं। उसको स्टोर करने का जो काम करते हैं वो हमारा डायफ्राम स्टोरेज करके रखता है। इसी के अंदर जब क्रियाशीलता आती है तो हमारे फेफड़े काम करते हैं। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा गया है कि बताइए आपके जो फेफड़े हैं वो किसकी कार्यशीलता के कारण काम करते हैं। तो आपको याद रखना है कि डायफ्राम की कार्यशीलता के कारण ही ये काम करते हैं। अब इसके बाद हमारा जो लीवर है, इस लीवर की जो संरचना है वो कुछ इस तरीके से इसके नीचे होती है। ये इस तरीके की संरचना है इसकी, ये आपको समझना है, ठीक है। ये जस्ट इसके नीचे होता है। किसके नीचे? डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें इसकी लोकेशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जब आपके लोकेशन समझ में आएगी तो ही आप इसको ढंग से समझेंगे। इमेज आपको देखनी है तो इमेज इस तरीके की इसकी इमेज होती है, ठीक है भैया। अब ये जो है आपका, ये जो संरचना आपको यहां दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना, ये आपका होता है अमाशय। जब भी याद रखना, जब भी हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद वह सीधा अमाशय में ही जाता है। याद रखना, हम कहते हैं कि भोजन सीधा पेट में चला गया। अब पेट का मतलब क्या है? यहाँ ये पूरा जो सिस्टम है इसी को क्या कहता है? वो एब्डोमेन कहता है, इसी को पेट कहता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, हमेशा आपका जो भोजन है वो खाना खाने के बाद आपके पेट में लेफ्ट साइड में जाता है, और लेफ्ट साइड में कहाँ जाता है? वो स्टोमच के पास जाता है। ये उस बात को याद रखना।
इसके बाद आपका जो भोजन है वो आपकी जो छोटी आंत है, ये वाली, ये जो बिल्कुल आपको पतली दिखाई दे रही है, ये वाली छोटी आंत है, ये इस छोटी आंत में आता है। यहाँ से इस तरीके से इसकी संरचना है। और ये जो पहला जो भाग होता है, इसी भाग को ग्रहणी कहा जाता है, ग्रहणी। तो इस बात को आपको याद रखना है। इस ग्रहणी के साथ ही कौन जुड़ा होता है? आपका अमाशय जुड़ा रहता है। इस बात को याद रखना। अब आते हैं हम अगली बात पे कि हमारा जो लीवर होता है वो कैसा होता है, कैसा वो दिखता है, इन सब चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहली बात आपको लोकेशन समझ में आई। मैंने आपको बताया इसकी लोकेशन, इसका इमेज आपके दिमाग में सेट करना है। दोनों की दोनों बातें आपके समझ में आ गई हैं। आइए अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो सबसे पहली बात हमने आपको स्थिति की बता दी है कि इसकी स्थिति कहाँ होती है? आपके फेफड़ों के नीचे। कहाँ होती है? फेफड़ों के नीचे। और फेफड़ों के नीचे की बात भी करेंगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि किसके नीचे होती है? डायफ्राम के नीचे होती है, डायफ्राम के नीचे। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। ये डायफ्राम के नीचे इसकी जो है ये जो है स्थित होता है, आपको इस बात को समझना है। अब दूसरी बात यहाँ ये कहता है कि भैया आपका जो लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, इसका वजन कितना होता है? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये आपके शरीर का जो यकृत होता है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है इस जगह पे, क्योंकि आपने हमेशा पढ़ा होगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा को माना जाता है। लेकिन यहाँ आपको इस बात को समझना है कि सबसे बड़ा अंग मैंने यहाँ इसे किस प्रकार बताया है? मैंने इसे वजन के आधार पे बताया है। तो यहीं आपके दिमाग में ये बात सेट हो जानी चाहिए कि वजन के आधार पे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? लीवर। इस बात को आपको हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर वजन के आधार पे सबसे बड़ा अंग है तो इसका वजन कितना है? इस बात को समझना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात कि पुरुषों में इसका वजन कितना और महिलाओं में इसका वजन कितना। तो पुरुषों की बात तो करता है तो 1.4 से लेके 1.8 kg तक। कितना होता है पुरुषों में? 1.4 से लेके 1.8 kg तक तो इसका वजन पुरुषों में होता है। महिलाओं की बात अगर अपन यहाँ करते हैं तो 1.3 से लेके ये 1.5 kg तक होता है। दोनों बातों को आपको अपने दिमाग के अंदर सेट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि आपका जो लीवर होता है वो लीवर, मैंने आपको बताया कि ये वाला तो है आपका लीवर, ठीक है। अब यहाँ तीसरी बात अपन करें तो तीसरी बात ये कहती है कि ये जो लीवर है वो आपका द्विपालित होता है, द्विपालित। इस द्विपालित का मतलब क्या है यहाँ पे समझिए कि ये द्विपालित क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लीवर होता है ये यहाँ 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? द्विपालित कहते हैं। तो आपको इस बात को हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट करना है। एक बार यहाँ देखते हैं हम। यहां देखिए चौथा बिंदु है कि आपके इस लीवर का रंग कैसा होता है। तो ये गहरा लाल रंग का होता है, गहरे लाल रंग का। आपको दिखाई दे रहा कि लीवर जो है वो गहरे लाल रंग का होता है, ठीक है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं। अगला बिंदु ये है कि लीवर में पुनरुद्भव की क्षमता, पुनरुद्भव की क्षमता सर्वाधिक होती है। पुनरुद्भव की क्षमता, इस बात को याद रखना। ये जो पुनरुद्भव की क्षमता का प्रश्न है ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। आप किसी ऐसी किताब को उठाएं जिसके अंदर सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न दिखाए गए हैं, उसमें जब आप लीवर से संबंधित प्रश्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस प्रश्न को बहुत ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार इसको रिपीट किया गया, बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि पुनरुद्भव की क्षमता। अब इसको समझना है कि भैया पुनरुद्भव की क्षमता होती क्या है। तो देखिए पुनरुद्भव की क्षमता क्या होती है, इसे समझिए। इसका जुगाड़ देखिए। इसको 2 भागों में तोड़ते हैं अपन। 2 भाग कौन से? एक तो पुनः और एक होता है उद्भव। इसको इन 2 भागों में तोड़ते हैं। मैं आपको बता रहा था कि पुनरुद्भव, पुनरुद्भव का मतलब होता है कि पुनः, पुनः यानी कि दोबारा, और उद्भव, उद्भव यानी कि वो वापस अपनी मूल स्थिति में आ रही है, ठीक है। तो ये पुनरुद्भव की क्षमता जो है इसका मतलब क्या है, इसको देसी अंदाज में समझिए कि जब कभी किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है, लीवर, तो लीवर जब उसका खराब होता है
तो उसमें जो है उसका एक ही, जब बिल्कुल उसकी स्टेज एंड स्टेज आ जाती है, फोर्थ स्टेज जब उसकी आती है, तो उस स्टेज में क्या किया जाता है कि लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट, जिसे कहते हैं कि यकृत प्रत्यारोपण। तो उसका यकृत प्रत्यारोपण जब किया जाता है मित्रों, तो उस यकृत प्रत्यारोपण में किसी स्वस्थ व्यक्ति का लीवर जो है वो काट के, और किसी जो है जो अस्वस्थ व्यक्ति है जिसको लीवर उसका ट्रांसप्लांट करना है, उसके उस हिस्से को जाकर के प्रत्यारोपित कर दिया जाता है कुछ समय बाद। अब इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा पुनरुद्भव की क्षमता होती है, यानी कि कुछ समय बाद जिसका ये हिस्सा काटा गया था उसका तो ये हिस्सा पूर्ण हो जाता है, और जिसे ये हिस्सा लगाया गया था उसका जो है उसका ये हिस्सा पूर्ण हो जाता है, ये बचा हुआ हिस्सा पूर्ण हो जाता है, ये वाला। ठीक है, तो आपको समझना है कि यानी कि वापस अपनी मूल स्थिति में, यानी सबसे ज्यादा ग्रोथ करने की क्षमता, यानी वापस वैसा ही बनने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। हजारों प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि पुनरुद्भव की क्षमता मानव शरीर में सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है। याद रखना है, बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लेना है इसको कि सबसे ज्यादा पुनरुद्भव की क्षमता किसके अंदर पाई जाती है? लीवर यानी कि यकृत में पाई जाती। इस बात को आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है भैया, इसके बाद हम बात करते हैं अगली। इसी के साथ एक प्रश्न मैं आपको और बता दूं, अगर सबसे कम पुनरुद्भव की क्षमता सर्वाधिक की बात करता है तो आप क्या कहेंगे कि लीवर यानी कि यकृत, और वो कहता है कि सबसे कम, इस बात को याद रखना, अगर वो आपसे सबसे कम की बात करता है तो आप क्या बताएंगे? मानव मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क में अगर एक बार चोट लग गई तो उसके बाद वह जल्दी से रिकवर होने की कंडीशन में नहीं आ पाएगा। इस बात को आपको दिमाग में सेट करना है, यानी उसकी सेल्स डैमेज हो गई, वापस रिकवर होने में बहुत मुश्किल है, हो भी सकती है किसी केसेस में, लेकिन बहुत कम, सबसे कम, और सबसे ज़्यादा किसकी होंगी? यकृत की। तो आपको अपने दिमाग में इस बात को हमेशा के लिए सेट कर लेना है। आइए हम अगली बात करते हैं। देखिए भैया, अगली बात ये कहती है, हम यहाँ 5 बिंदुओं पे बात कर चुके। छठी बात, छठा देखिए, छठा बिंदु क्या कहता है कि हमारे शरीर में जो शर्करा जो है वो हमारे शरीर में जैसे ही शर्करा जो है हमारे शरीर में पहुंची, तो अब अगर उसको आपके शरीर को शर्करा की आवश्यकता नहीं है, तो शर्करा की आवश्यकता नहीं है, तो लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें लीवर सेल्स हम कहते हैं, ये लीवर की कोशिकाएं क्या करती हैं? लीवर सेल्स ये क्या करती हैं कि इसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती हैं। किस में परिवर्तित करती हैं? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती हैं। ध्यान से समझना, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। आप किसी भी आप कोई ऐसी किताब उठा लें जिसमें विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं, और उनमें लीवर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आपको जो बातें बताऊंगा इससे एक भी प्रश्न बाहर आ जाए तो आप मुझे बता देना। सारे के सारे प्रश्न आपको यूं के यहां मिलेंगे। जो बात मैं आपको बता रहा हूं दिमाग में यही सेट कर लें, यही प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न जो पूछे गए उनके अंदर आपको मिलेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि शर्करा जो है, इस शर्करा की शरीर में जब आवश्यकता नहीं होती है तो इसको स्टोरेज करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। और लीवर इसी शर्करा को किसमें बदलता है? लीवर सेल्स इसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देते हैं, और ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके इसका स्टोरेज करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है शर्करा को ग्लाइकोजन में चेंज करना, ये जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? ग्लाइकोजिनोसिस। याद रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए यकृत कोशिकाओं के द्वारा शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? याद रखना, ग्लाइकोजिनोसिस कहलाता है। ग्लाइकोजिनोसिस याद करने का तरीका बताऊंगा, जुगाड़ बताऊंगा, अभी देखना आप। दूसरा बिंदु, दूसरे की बात करते हैं। अगला बिंदु यह है, बिंदु नंबर 7, कि जब आपके शरीर को शर्करा की आवश्यकता पड़ गई तो आपके पास तो पहले से क्या है? ग्लाइकोजन। क्या है भैया? ग्लाइकोजन। चाहिए क्या? शर्करा। किसमें परिवर्तित करेगा इसको? शर्करा में। अब सवाल यह पूछा जाता है कि बताइए यकृत कोशिकाओं के द्वारा ग्लाइकोजन को शर्करा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह सवाल अब आपसे पूछता है। तो इस सवाल में आपको बताना है, वही ऊपर वाले को ध्यान में दीजिए। ऊपर वाले ने कहा था ग्लाइकोजिनोसिस,
अब आपको यहां क्या करना है कि ग्लाइकोजिनेसिस करना है, ग्लाइकोजिनेसिस। समझिए इस बात को, ग्लाइकोजन को यकृत कोशिकाओं के द्वारा शर्करा में परिवर्तित करना ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। अब आपको आपके शरीर को आवश्यकता पड़ती है ग्लूकोज की। अब जब शरीर को ग्लूकोज यानी कि कोशिकीय ईंधन, याद रखना बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है भैया, कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन। यूं समझ लीजिए कि आपका जो पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल, और ये आपकी कोशिकाओं का पेट्रोल होता है कौन, ग्लूकोज। इसको समझना है आपको। अब नेक्स्ट बात यहां कहता है कि जब कभी आपके शरीर को आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है आपके शरीर को, ग्लूकोज की, तो अब वो ग्लाइकोजन को परिवर्तित करता है किसमें, ग्लूकोज में। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपसे ये सवाल पूछता है। तो समझिए ये क्या कहलाती है। देखिए अब उसने कहा ग्लाइकोजन को किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इस बात को समझिए। यह प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस ये कहलाती है। इस बात को समझिए। अब इन तीनों से रिलेटेड प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, अब आपको समझना है। समझिए अब इसको याद कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं इसको हमें कैसे याद करना है। इस बात को देखिए, तो यहां देखें कि जब इसने शर्करा को किसमें बदला, ग्लाइकोजन में। हमें कुछ नहीं करना, देखिए यहां तक का मामला सेम है, यहां भी सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये और यहां तक का भी सेम है, और यहां पे ये और यहां पे यहां तक का भी सेम है, यानी तीनों सेम है। अब एक नई समस्या यहां पैदा होती है। समस्या क्या है कि एक जैसे नाम हो गए। अब ऑप्शन में दे देगा ए में ये, बी में ये, और सी में ये, और डी दे देगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब आप होंगे कंफ्यूज। अब इस कंफ्यूजन का इलाज करते हैं, देसी जुगाड़ लगाते हैं यहां पर। अब कंफ्यूजन का इलाज क्या है, यहां देखिए, यहां तक का तो हमने बताया क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में इसके भी क्या लग रहा है, सिस, इसके भी क्या सिस, और इसके भी क्या लग गया, सिस। इसका मतलब यहां जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ कहां है, यहां इन दो जो अक्षर हैं, जीनो लिखा है, यहां जीने और यहां जीनो, इनमें फर्क है बस। तो देखिए दिमाग में सेट करने की कोशिश करते हैं। यहां भी जय है और यहां भी न है। यहां क्या करा कि ई की मात्रा लगाई इसने, किसकी मात्रा लगा दी, ई की मात्रा लगा दी, और उसके साथ में क्या लगा दिया, न के क्या बना दिया, ओ बना दिया। सिर्फ इतना जोड़ा है, ठीक है। दूसरे में देखिए इसने क्या करा है, एक ए लगाया है, ए, और फिर उसके बाद किसकी मात्रा लगाई है, ओ की मात्रा लगाई है। देखिए बात को समझिए। और तीसरे की कहानी अलग है, वो बाद में बताता हूं। तो यहां जो इसने ई लगाया है, अब हिंदी वर्णमाला में ई पहले आता है या फिर ए पहले आता है, तो इसको आपको याद रखना है कि कौन पहले आएगा, ई पहले आएगा। तो ई पहले आएगा तो इसका मतलब आपको दिमाग लगा लेना कि शर्करा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हुई, तो हमने वहां क्या लगा दिया, ई लगा दिया। क्या लगा दिया, ई लगा दिया। तो ई पहले आया इसलिए वो वहां लगा दिया, ठीक है। इसको दिमाग में आपको सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके हमने क्या लगाया, ए लगाया। ये कौन, ए बाद में आया था इसलिए हमने ए यहां टिका दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि यहां ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, बिल्कुल डिफरेंट नाम, देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। यहां तक सिर्फ इन्हीं के बीच में चल रहा था, यहां बिल्कुल डिफरेंट आया। कौन आया, ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज आया तो यहां सिर्फ देखिए वही जी है, और उसके बाद में क्या है, ओ की मात्रा। नया क्या जुड़ के आया है, ले जुड़ के आया है। तो यहां से आपको देख लेना है कि इसको हमने यहां से इसके अंदर क्या कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है। इसलिए इस बात को, इन तीनों चीजों को याद रखना। इनसे रिलेटेड प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। गेट खोलो। बहुत बार इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। अब अगली बात अपन करते हैं। यहां से देखिए अगला बिंदु क्या कहता है। अगला बिंदु कहता है कि आपका जो यकृत है, ये जो यकृत है ये काम करता है किसका, ये आपके शरीर में हिपेरिन का निर्माण करता है। हिपेरिन का निर्माण करता है यकृत। ध्यान से समझना इस बात को कि आखिर हिपेरिन जो होता है वो क्या काम करता है, इस बात को समझिए। हिपेरिन क्या काम करता है, तो हिपेरिन जो होता है वो रुधिर को जमने से रोकता है, रुधिर को जमने से रोकता है। इस बात को समझिए कि आपका रुधिर जमे नहीं, इस बात के लिए
कौन जिम्मेदार होता है? हिपेरिन जिम्मेदार होता है। किसमें पाया जाता है? रुधिर में पाया जाता है। आप जब रुधिर पढ़ेंगे तो यह बात आपके बीच में आएगी, हिपेरिन से संबंधित आप पढ़ेंगे, समझेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उसका निर्माण कहाँ होता है। निर्माण हमेशा उसका कहाँ होता है भैया? यकृत में उसका निर्माण होता है। इसलिए इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस बात को, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये इससे रिलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर की बात यह है कि आपका जो यकृत है वो उत्सर्जन तंत्र का काम करता है। किसका काम करता है भैया? उत्सर्जन तंत्र का भी काम करता है। समझिए, यहां यह बात हमने क्यों बोली कि उत्सर्जन तंत्र का भी भाग होता है। देखिए, हम हमेशा ये पढ़ते आए हैं कि लीवर जो होता है, लीवर वो मानव पाचन तंत्र का भाग होता है। यहां मैंने आपको डिफरेंट बात बताई है, बिल्कुल अलग। क्या कहा है कि ये उत्सर्जन तंत्र का भी भाग होता है। क्यों कहा हमने ऐसा? इस बात को समझिए, क्योंकि मानव उत्सर्जन तंत्र से पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं भाग है, ऐसा प्रश्न पूछता है। मैं आपको बताता हूं प्रश्न, देखिए नया प्रश्न मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए, आपसे प्रश्न पूछता है, प्रश्न ये है, मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग है, यह सवाल पूछता है। ऑप्शन देखिए, ए देता है आपको छोटी आंत, बी देता है आपको बड़ी आंत, सी आपको देता है आमाशय और डी आपको देता है यकृत। समझिए प्रश्न को, समझिए क्या पूछा है आपसे। प्रश्न उसने पूछा है कि बताइए कि मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग है, प्रश्न ये पूछा है। अब ऐसा प्रश्न इसलिए पूछता है कि अमूमन विद्यार्थी इसको ये पढ़ता है कि ये जो चारों चीज हैं ये तो हमने मानव पाचन तंत्र में पढ़ी थी। किसमें पढ़ी थी? पाचन तंत्र में। बात भी सही है कि आपने किसमें पढ़ी है इसको? पाचन तंत्र में पढ़ी है। लेकिन याद रखना, यकृत जो होता है वो किसका भाग होता है? पाचन तंत्र का भी भाग होता है, लेकिन इसके साथ में ही यह मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग भी होता है। इसलिए ये सारे ऑप्शन गलत, और इसका ये क्या होगा? यकृत इसका आंसर होगा। जब ऐसा प्रश्न होता है ना कंफ्यूजन वाला, तो विद्यार्थी क्या परीक्षा में जब पेपर को देखता है ना, तो उसको ढंग से देखता है। देखने के बाद वो कहता है यार एग्जामिनर ने गलती कर दी, ये टाइपिंग करने वाला जो था ना उससे गलती होगी, उसने ये लिख दिया यहाँ पर, ऐसा लिखना ही नहीं चाहिए था। भैया समझिए, प्रश्न उसने सही लिखा है, टाइपिंग सही करी है, पेपर में कोई मिसप्रिंट नहीं है। मिसप्रिंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो गई है? आपके दिमाग में हो गई है, जहाँ पे ज्ञान आपका इकट्ठा हो रहा था उसमें मिसप्रिंट हो गई, और उसी का परिणाम आप इस प्रश्न को क्या ठहरा देते हैं? गलत। और वास्तव में प्रश्न कैसा होता है? सही। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि प्रश्न वास्तव में कैसा है? सही है। इस बात को समझिए। अब देखिए क्यों हमने कहा कि ये जो आपका जो उत्सर्जन तंत्र का जो भाग है ये क्यों है, इस बात को समझिए। इसमें से हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ एक होता है किरेटिनिन बहुत हानिकारक पदार्थ होता है, और आपके लीवर इसका उत्सर्जन करता है, लीवर से निकलता है। निकलने के बाद जब किडनी में जाने के बाद मूत्र का निर्माण होता है, टॉयलेट का निर्माण होता है, तो जब उसका निर्माण होता है उस समय पे ये आपकी किडनियों के साथ, किडनियां जिसको फिल्ट्राइजेशन करके यूरिन के साथ बाहर निकाल देती हैं। कभी कभार ऐसी स्थिति आती है कि किडनियां काम नहीं करती हैं, उस स्थिति में जो है ये क्रिएटिनिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, और उस स्थिति में फिर हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां, सबसे पहले क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, जिसे CKD के नाम से जाना जाता है, क्रोनिक किडनी डिजीज, ये हो जाती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसी के साथ यूरिया को बाहर निकालना। मानव शरीर में आपका जो क्रिएटिनिन होता है इसका लेवल 0.6 से लेके 1.6 तक होता है, याद रखना। ठीक है भैया, तो इसलिए हमने इसे क्या कहा है कि ये मानव उत्सर्जन तंत्र का भी भाग होता है। इस बात को आपको अपने दिमाग में
सेट करना है। ठीक है भैया। इसके बाद देखिए अगली बात देखें आप, अगली बात यह है कि आपका जो लीवर है यानी कि यकृत, ये यकृत दो काम करता है। दो काम क्या करता है? एक तो ये करता है आपके शरीर में रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण। अब आप कहेंगे साहब रक्त का निर्माण तो नहीं करता, रक्त तो बोला अस्थि मज्जा में बढ़ता है। ये बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इस बात को याद रखना कि भ्रूण अवस्था में, जो भ्रूणावस्था होती है, इस भ्रूणावस्था में सदैव रुधिर का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। इसलिए इस बात को आपके दिमाग में सेट करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि भ्रूणावस्था में यकृत का निर्माण कहाँ होगा? यकृत के अंदर होगा। इस बात को सेट कर लेना। अगली बात है विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण, विटामिन ए जो है उसका निर्माण भी आपके यहाँ पे बीटा कैरोटीन नामक कोशिकाएं करती हैं। बीटा कैरोटीन, इस बात को याद रखना कि विटामिन ए का निर्माण बीटा कैरोटीन कोशिकाएं कहाँ करती हैं? यकृत में। इसलिए इस बात को सेट कर लेना। इसके बाद ये स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है? स्टोरेज का काम करता है। बिंदु नंबर 13, स्टोरेज किसका? विटामिन ए का, डी का, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि का स्टोरेज करने का भी काम करता है। इस बात को आपको अपने दिमाग में सेट करना है। कई बार आपसे प्रश्न पूछ ले कि विटामिन डी का स्टोरेज, यानी कि हिंदी में हम कहें तो भंडारण, कि उसका भंडारण कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि इनका भंडारण सदैव कौन करता है? यकृत, जिसे हम कह सकते हैं स्टोरेज। तो इन दोनों ही बातों को आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है भैया। अब वो अगली बात कहता है, अगला बिंदु ये कहता है कि आपका जो यकृत है, यकृत, इस यकृत से पित्रस, अच्छा आप एक सवाल सुनिए, पहले एक प्रश्न बताता हूं मैं आपको। एक प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। प्रश्न ये है कि पित्रस का निर्माण होता है, ग्रुप डी में पूछा था ये प्रश्न रेलवे में। देखिए सबसे पहला ऑप्शन ही वो देता है यकृत, ऑप्शन नंबर 2 आपको देता है पित्ताशय, ऑप्शन नंबर 3 आपको वो देता है अग्नाशय, और ऑप्शन नंबर 4 वो आपको देता है आपका अमाशय। 4 ऑप्शन देता है भैया। देखिए 4 ऑप्शन देखिए, उसने आपको 4 ऑप्शन दिए। पित्रस का निर्माण कहाँ होता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब इसको ध्यान से समझना है कि इसके अंदर क्या होता है वास्तव में। कि पित्रस का निर्माण, विद्यार्थी सोचता है पित्रस का निर्माण, बोला सीधी सी बात है, पित्रस का निर्माण तो कहाँ होगा? पित्ताशय में। याद रखना अग्नाशय से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अग्नाशय में तो कौन बनता है? अग्नाशिक रस बनता है, अग्नाशिक रस ये बनता है इसमें। तो ये तो पहले से ही खत्म हो गया। ठीक है। अमाशय की बात करें तो अमाशय में ऐसा कोई मामला नहीं है, वहां तो एंजाइम होते हैं, इसे छोड़ दीजिए। अब सवाल ये आता है कि भैया ये करें या ये करें। ठीक है, यहां पे आके कंफ्यूजन पैदा होता है। अब कंफ्यूजन ये, विद्यार्थी सोचता है पित्ताशय, पित्ताशय में बन जाएगा, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है। ये जो पित्ताशय होता है, पित्तरस जो होता है, ये पित्तरस हमेशा यकृत में बनता है, पित्ताशय में नहीं बनता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ इस बिंदु को मैं आपको लिखा देता हूं। ये बिंदु देखिए, बिंदु कहता है 14 नंबर कि आपके पित्तरस का निर्माण, पित्तरस का निर्माण कहाँ होगा? याद रखना पित्तरस का निर्माण सदैव यकृत में होता है। कहाँ पे होता है भैया? यकृत में होता है। इस बात को आपको हमेशा के लिए सेट कर लेना दिमाग के अंदर। अगली बात यह है कि पित्तरस का निर्माण तो यकृत में होता है, मान लिया, ठीक है, लेकिन आपका जो पित्तरस है, इस पित्तरस का पित्ताशय से क्या संबंध होता है? तो एक बार मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, उसमें देखिए, उसमें आपके बिल्कुल ढंग से समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ये समझिए इसको। ठीक है, देखिए भैया, इसका काम क्या होता है पित्ताशय का, कि इसका पित्ताशय से संबंध क्या होता है। पित्ताशय से संबंध देखते हैं।
तो इसका पित्ताशय से संबंध ये है, ये आपका लीवर, आपको सांप दिखाई दे रहा है, ये आपका लीवर है, ठीक है भैया। अब इस लीवर के नीचे ये वाला ये जो हरे रंग की जो आपको थैली दिखाई दे रही है, गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, ये जो थैली आपको दिखाई दे रही है, ये वाली थैली क्या किसकी होती है, ये होती है, ये आपका है पित्ताशय, ठीक है। अब जब भी यहां से जूस बनता है, यकृत से निकलता बाइल, और जो पितरस बनता है वो, ये दोनों अब यहां आकर के कुछ समय के लिए यहां इकट्ठे होते हैं। जैसे यहां इकट्ठे होते हैं तो कुछ समय बाद संद्रण होता है गॉल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में संद्रण होता है इसका पितरस का, और संद्रण होने के बाद ये थोड़ा थोड़ा संकुचित होता है, संकुचित। जब ये संकुचित होता है तो धीरे धीरे यहां से बाहर निकलता है। ये आपकी जो है, यहां तक आपका आमाशय है, ठीक है, आपको पता है ये वाला है आमाशय, ठीक है। और ये जो आपको इस तरीके की जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना क्या है, यहाँ पे आपकी ग्रहणी है। और ग्रहणी का मतलब ये छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है, याद रखना, छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है। अब ये यहां से यूं आता है और यहां आकर के और यहां से कौन आया, ये पैनक्रियाटिक जूस होता है। इसका मतलब है कि आग्नाशिक रस, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, आग्नाशिक रस, ये दोनों आकर के यहां मिलते हैं। किस में मिलते हैं, ग्रहणी में। तो आपसे ये सवाल भी पूछता है कि बताइए कि पितरस जो है ये पितरस यकृत से निकलने के बाद कहां जाता है, तो याद रखना ये कहां जाएगा, ये ग्रहणी में जाता है, ग्रहणी। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है, इस क्रम को आपको याद रखना है, अपने दिमाग में सेट कर लेना है। यह आपसे बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे यहां से प्रश्न पूछा गया है, तो इसको यहीं से समझ लेना। यहां से जाने के बाद यहां जाता है, अब ये छोटी आंत में जाकर के यहां इस जगह पे मिल जाता है, ठीक है। अब इसकी जो आपको जो बताया गया है, इसकी पूरी जो PDF है वो आपको इसके साथ जो है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, मैंने आपको बताया था इसके बाद कि अपना खुद का एक टेलीग्राम चैनल है, EXAM एग्जाम नगर GARR, ये ध्यान रखना, लास्ट में हमारा जो है ये DRR जो है, इस टेलीग्राम के चैनल पे आपको जाना है, और इस टेलीग्राम के चैनल पर आपको इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस बात को आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। दूसरी बात ये है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारे फेसबुक पेज पे जाने के बाद भी आप आसानी से इस वीडियो के लिंक को देख पाएंगे, और अन्य जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी, इसलिए फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप उसे मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 8769353770। मेरे साथ जुड़े रहिए, एग्जाम नगर के साथ जुड़े रहिए। आपको आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आया होगा, यकृत आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में लीवर में से पूछा जाने वाला प्रश्न इस वीडियो से 0%, इस वीडियो से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए। इस शिक्षा की अभूतपूर्व क्रांति में मैं आपका सहयोग चाहता हूं, आपका साथ चाहता हूं। आप मेरे साथ जुड़ें, अपने दोस्तों को भेजिए, इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अभी शेयर करें, और इस चैनल को लगातार अपडेट्स के साथ अपडेट लेने के लिए, लगातार जुड़े रहने के लिए इसको अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। सदैव आपके साथ आपका अपना नवीन चौधरी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।